हाय एवरीवन। चलिए एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो पार्ट 3 में मेंशन है। इससे पहले हम दोनों ने 2 पार्ट कर चुका है। पार्ट 1 जो यूनियन एंड टेरिटरी को बताता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। फिर पार्ट 2 जो सिटीजनशिप को बताता है आर्टिकल 5 से 11 तक। अब ये पार्ट 3 है जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, जो फंडामेंटल राइट्स को बताता है। सबसे पहले द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द यूएस। मतलब हम लोग किससे इंस्पायर होकर के हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। ये था यूएस का बिल ऑफ राइट्स था, जिनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ड्राफ्ट बना। फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछ ले कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो पार्ट 3 में मेंशन है। ओके, आगे दिस राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर जस्टिसेबल in nature, allowing persons to move the court for their enforcement if and when they are violated। मतलब फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? ये इसीलिए क्यों ये जस्टिसेबल है। मतलब ये आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। आप वहाँ जाके अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। इसीलिए जस्टिसेबल है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट और गारंटेड करती है। दूसरा, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो विदाउट इसकी मीनिंग को चेंज किए, इसके बेसिक फीचर्स को चेंज किए, इसमें कुछ कर्टल कर सकती है, इसको बढ़ा और घटा सकती है। और पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते, जैसे जब इमरजेंसी लगता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ एक्सेप्शन जैसे आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो भी ये सस्पेंड नहीं होते। कौन से 2 आर्टिकल? आर्टिकल 20 और 21। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो फंडामेंटल राइट्स के वो कौन से 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, वो 20 और 21 है। 20 और 21 क्या है ये हम आगे देखेंगे। द फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एन मिलिट्री रूल इन एनी पर्टिकुलर एरिया। जब मिलिट्री रूल लगता है किसी भी एरिया में तभी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ओके, फंडामेंटल ऑपरेटिंग कब से ये ऑपरेट हुआ? ये हुआ 26 जनवरी 1950 से। तब से जब ऑपरेट हो गया उस डेट से, उससे स्टार्ट हो गया 26 जनवरी 1950 से। चलिए आगे बताते हैं। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। वो तो बेसिक चीज़ें थी जो फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले लोगों को पता हो चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आया कहाँ से। तो यूएस से इंस्पायर हो गया। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। किस भाग में आता है? पार्ट 3 में आता है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए। अब आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। आप आगे जब भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी पढ़ेंगे, उसमें बार बार आप एक वर्ड पढ़ेंगे स्टेट। तो स्टेट क्या है, आखिर स्टेट है क्या, इसे आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पार्लियामेंट है, वो भी एक स्टेट है, इसे हम एक स्टेट कहते हैं। या गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ये भी एक स्टेट है। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ है, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, पंचायत हो, ये सब एक स्टेट है। कोई भी अदर बॉडीज़ हो जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो इंडिया अपने अंडर में लेता है, जो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती है, वो भी स्टेट है। जैसे ONGC, LIC, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं
वो सब एक स्टेट्स है, प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। पर इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये एक स्टेट है? ये क्वेश्चन उठता है। तो जवाब आता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी जो भी है, उनको अगर स्टेट मानेंगे तब तो फंडामेंटल राइट वायलेटेड हो जाएगा। कैसे? सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, हाई कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट्स का काम क्या है? सजा देना, किसी को किसी की गलती के लिए पनिश करना, या तो उन्हें जेल भेज देना या तो उन्हें फांसी की सजा देना। पर हमारा फंडामेंटल राइट में तो ये कहा है कि हमें जीने का अधिकार है, हमें फ्रीडम का अधिकार है, लेकिन यहाँ तो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। इसीलिए जुडिशरी स्टेट का डेफिनेशन में नहीं आता। फिर आर्टिकल 13 क्या बताता है? डिफाइन लॉ इनकंसिस्टेंस विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। आर्टिकल 13 बताते हैं, अब देखिए, जब से हमारे फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट, मतलब 26 जनवरी 1950 से जब से स्टार्ट हुए, उससे पहले भी तो कुछ लॉ बने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आर्टिकल 13 बताता है कि जो भी लॉ 1950 से पहले 26 जनवरी पहले बने थे, वो अगर फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में हैं तो वो लॉ वैलिड होंगे। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में नहीं है तो वो वैलिड नहीं होंगे। यही आर्टिकल 13 बताता है। All law in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution is, so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. In short, यही बताता है कि जो भी लॉ 26 जनवरी 1950 से पहले बने वो तभी वैलिड है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आपको। मान लीजिए कि 1935 के आसपास कोई एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बना, ओके। उसमें सब था कि चिल्ड्रंस को पढ़ाना चाहिए, चिल्ड्रंस को फ्री में पढ़ाना चाहिए, इतने से इतने एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाना चाहिए, उन्हें फ्री मील मिलनी चाहिए, सब दिया हुआ था। लेकिन उसमें एक चीज़ और इंक्लूड था कि इस कास्ट वाले बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो गलत हो गई, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो गई, उनके रिस्पेक्ट में नहीं। क्योंकि हमारा फंडामेंटल क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी किसी के कास्ट, रिलीजियस, सेक्स, कलर, इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ है, वो लॉ चल रहा था तो वो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे कुछ लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में रहे होंगे वो उसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आर्टिकल 13 यही डिफाइन करता है। अब देखिए आगे, हम लोग सब जानते हैं टोटल अभी करंट में 6 फंडामेंटल राइट्स। देखिए आर्टिकल 12 और 13 सिर्फ एक डेफिनेशन है। अब फंडामेंटल राइट स्टार्ट करो, इसका एक डेफिनेशन है बस, लेकिन रियल फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन ओरिजिनली जब ये बना था उस समय 7 थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था जिसे बाद में हटा दिया गया, अमेंडमेंट हुआ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 लागू हुआ और इसे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया और इसे एक लीगल राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 3A में, जो पार्ट 12 में इसके अंडर इसे एक लीगल राइट बना राइट टू प्रॉपर्टी को, ओके। तब से ये 6 हो गया, 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है, राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, राइट टू फ्रीडम रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29, 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32, ओके। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो अभी यहीं तक रहेगा क्योंकि
अगर मैं स्टार्ट करने जाऊँगी 14 से लेके 35 तक तो बहुत लंबा हो जाएगा एक सिंगल वीडियो। और मैं चाह रही हूँ कि मेरा हर एक वीडियो बहुत छोटा रहे, मैं थोड़े थोड़े करके ही आपको समझाऊँ, ताकि आपको एक बार में बहुत बर्डन ना पड़े, थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिससे 14 से लेकर 35 तक मैं हर एक आर्टिकल आपको समझाऊँगी। ओके।